आने के बाद जो जादू की छड़ी चलनी चाहिए थी वो अब तक ग्राउंड लेवल पे चली नहीं है। बट कोई भी लॉ जैसे इवॉल्व होता है वैसे रेरा भी इवॉल्व हो रहा है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। अगर रेरा में सेक्शन 8 को स्ट्रेंथन किया जाए कि अगर कोई बिल्डर का डिफॉल्ट हो रहा है तो रेरा अथॉरिटी होम बायर्स एसोसिएशन या लेंडर्स एसोसिएशन या ऑक्शन करके या जो होम बायर्स है उनको प्रोजेक्ट दे दे, फंडिंग अरेंज करा दे और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। बहुत अच्छी बात जो रेरा ने किया है वो एक डेजिग्नेटेड अकाउंट रखा है कि जो पैसा आएगा वो 70% डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाएगा, बाकी का पैसा तो आपका फ्रीज हो जाएगा। रीडेवलपमेंट में भी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको रेरा का सपोर्ट नहीं मिलता। ऑफ कोर्स योर पॉइंट इज बैंग ऑन, और होम बायर्स को अलॉटी का दर्जा दिया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। आज रेरा से ऑर्डर तो आ भी जाता है पर ऑर्डर आने के बाद एनफोर्स नहीं हो पाता है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है रेरा में आज के तारीख पे, एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये चीज हो जाती है तो 70% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। रेरा घर खरीदारों के लिए ये कानून बनाया गया था, लेकिन आज इसी पे बहुत बड़े सवाल खड़े उठे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पे बहुत सारे सवाल खड़े उठे हुए दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं नरेको के लीगल और कंप्लायंस कमेटी के चेयरमैन और बाथिया लीगल के पार्टनर मिस्टर हसित बाथिया। हसित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच निशा मैम। तो जैसे मैंने कहा, रेरा बनाया गया था घर खरीदारों के फेवर के लिए, लेकिन उनकी मुश्किलें तो बढ़ती ही दिख रही थी। क्या है ये पूरा मामला और क्यों फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर टिप्पणियां करनी पड़ी? निशा जी, मैं आपको इसका थोड़ा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, बैकग्राउंड में क्या हुआ था। जरूर। ये जो केस चल रहा था, वो केस का जो विषय था वो हिमाचल प्रदेश के रेरा अथॉरिटी का जो ऑफिस है उसको शिफ्ट करना था शिमला से धर्मशाला। उसके लिए ये केस चल रहा था। तो उसमें जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाला बागची, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि रेरा आजकल जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं वो डेवलपर्स के फेवर्स में हो रहे हैं और कस्टमर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर केस था वो केस का मैटर डिफरेंट था, बट क्योंकि जस्टिस चीफ जस्टिस को ये चीज पता है कि आज प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा प्रोसीजरल एक्सपेक्ट से ओवरबोर्ड करके एक जनरल टिप्पणी की थी। इट वाज नॉट पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर केस, बट काफी जगहों पे आप ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं बायर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो आज भी है। रेरा आने के बाद जो जादू की छड़ी चलनी चाहिए थी वो अब तक ग्राउंड लेवल पे चली नहीं है। बट कोई भी लॉ जैसे इवॉल्व होता है वैसे रेरा भी इवॉल्व हो रहा है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। बट ये जो टिप्पणी आई है उससे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा कि रिफॉर्म जरूरी है। सो दैट इज द डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट देना चाहता है कि एज रेरा एज अ अथॉरिटी इज अ क्वाजाई जुडिशियरी अथॉरिटी, तो उनको खाली प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स नहीं देखना है, सब्सटेंस भी देखना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाना चाहिए, होम बायरों की दिक्कतें समझनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज प्रोसीजरली लैप्स है तो उसके वजह से जो तकलीफें हो रही है होम बायर को वो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल। इसका थोड़ा न्यूज वालों ने मिस रिप्रेजेंट कर दिया है। जो चीज एक पासिंग कमेंट में था उसको हाईलाइट कर दिया है, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ये बहुत अच्छा टिप्पणी है। उससे रेगुलेटर्स को भी पता चलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। इवन चीफ जस्टिस तक को पता चल रहा है कि आम नागरिकों को कौन सी दिक्कतें हो रही है, एंड कोर्ट उसके लिए करने की ट्राई कर रहा है कि भाई कैसे रिजॉल्व कर पाए। तो अपन अगर लार्जर स्केल ऑफ थिंग्स में देखते हैं तो काफी अच्छा डायरेक्शन पे ये चीज जा रही है। बिल्कुल, मुझे मालूम है जब रेरा इम्प्लीमेंट होने वाला था 2016 में, हम जानते थे बहुत बड़ा विवाद छिड़ा, उसमें सपोर्टर्स भी दिखे, अपोजिशन भी उसका हुआ। लेकिन फाइनली जब हमने उसको क्योंकि महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य था जिसने रेरा को इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छे से उसको धीरे धीरे लागू होता हमने देखा है। फिर भी आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे केस अनहर्ड हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। और
कौन से ऐसे लूप होल्स आपको दिख रहे हैं जो रेरा में अभी अभी भी हैं? सो मैडम, लूप होल्स तो हर कानून में होते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जहाँ पे लूप होल नहीं होते। अगर लूप होल नहीं होते तो आज कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं होती। तो लूप होल हर कानून में होते हैं और हर कानून इवॉल्व होता है समय के साथ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, बट उसमें भी इवोल्यूशन होते जाते हैं। आज उसको भी 65 साल हो गए, बट फिर भी इवॉल्व होता रहता है। तो कंपेयर टू अदर कानून आप देखेंगे तो रेरा काफी नया है और सारे स्टेट के प्रॉब्लम्स अलग है। हम चाहते हैं कि एक देश एक कानून, बहुत अच्छी सोच है, पर जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो हम्म। करीब 28 टैक्स मर्ज होके एक जीएसटी बना था। बट 10 साल लग गए वो जीएसटी को अपने को देखते हुए, क्योंकि इट टुक अराउंड 10 years। हम्म। तो रेरा भी स्टेट सब्जेक्ट है। आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड को स्टेट सब्जेक्ट कहा गया है। लैंड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी होती है तो वो स्टेट को जाती है, सेंटर को नहीं जाती है। तो हर स्टेट का अलग प्राविधान है। कुछ सालों पहले जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लेने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस थे। तो हर स्टेट का अलग अलग कानून होता है। तो जब रेरा इंप्लीमेंट करते हैं तो सारे स्टेट को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम्म। हर स्टेट अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पेस पे इंप्लीमेंट करता है, उनके ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो वो चीज से कानून में ऑफ कोर्स लूपहोल्स है, बट बिकॉज मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग भी हाउसिंग मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, वो लोग बहुत प्रोएक्टिवली काम भी कर रहे हैं। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जो आपने दाखला दिया, तो उसका जैसे ही हम्म। टिप्पणी आया उसके बाद ही हमारा नरेडको का नेशनल कॉन्क्लेव था, 13th and 14th of February को। हम्म। उस दिन मनोहर लाल खट्टर जी हाउसिंग मिनिस्टर खुद आए थे, साहू जी आए थे, एविएशन मिनिस्टर्स आए थे। बैक एंड पे हमारी राउंड टेबल कमिटीज में ये सब चीजें काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ, मिनिस्टर जी को रिप्रेजेंटेशंस गए। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग उसको एज अ प्रोएक्टिवली लेते हैं और हम लोग बहुत खुश है कि मिनिस्ट्री भी उसको बहुत प्रोएक्टिवली पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और लूपहोल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको कैसे मिटिगेट कर पाए उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे को आपको दाखले से अगर हम्म। कुछ लूपहोल्स बता दें, प्लीज। तो अगर अपन इंसॉल्वेंसी बोर्ड और रेरा को कंपेयर करें तो हम्म। काफी सारे जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है जो इंसॉल्वेंसी में भी जाते हैं, आज कस्टमर के पास मल्टीपल चॉइस है। जैसे आप पेमेंट करने जाते हो तो आप कार्ड से भी कर सकते हो, आप कैश से भी कर सकते हो, जहां पे आपको ज्यादा स्कीम मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, आप वो करोगे। बिल्कुल। तो होम बायर्स के पास आज चॉइस आ गई है कि चलो डिफॉल्ट हुआ है, हमको अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाना है तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, हम उधर भी एलिजिबल है। हमको अगर इंसॉल्वेंसी में जाना है तो हम वहां पे भी जा सकते हैं, हम उधर भी एलिजिबल है। हम रेरा में भी जा सकते हैं। सो पिक एंड चूज होता है। उसमें हम्म। हो क्या रहा है कि एनसीएलटी का फ्रेमवर्क जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे बना हुआ है, एंड वो हम्म। रियल एस्टेट स्पेसिफिक नहीं बना है। तो वो बिल्कुल। टाइमलाइन ड्रिवन है कि इतने टाइम में ये चीज होनी ही चाहिए। एंड बिकॉज एनसीएलटी का जो कानून है वो काफी कड़क कानून है, एंड वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो काफी होम बायर्स आईबीसी में चले जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। होता क्या है कि जो स्पेसिफिक रिकोर्स सरकार ने दिया हुआ है कि अगर प्रॉब्लम है तो पहले रेरा में जाना चाहिए, तो रेरा में जो ग्राउंड लेवल पे इनएफिशिएंसी है, इसके लिए लोग आईबीसी में चले जाते हैं। फिर आईबीसी में चले जाते हैं, फिर आईबीसी में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है हम्म। वो स्टेप इन करता है प्रमोटर के शूज पे एज अ डेवलपर। तो हम्म। उनको नहीं पता है कि प्रोजेक्ट्स में क्या इश्यूज है, और कोई प्राविधान नहीं है कि रेरा और आईबीसी का कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी हो। तो आज कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आता है तो उसको डेटा कहाँ से मिलेगा? जो हम्म। प्रमोटर है वो तो डिफंक्ट प्रमोटर है, वो कोऑपरेट करता, सब अच्छे से होता तो कभी ये मौका आता ही नहीं। तो बिल्कुल। प्रमोटर कोऑपरेट नहीं करते काफी टाइम। तो जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट से जो डिफॉल्ट हो रहा है वो सब डेटा रेरा से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को मिलना चाहिए। जो भी सपोज कोई बैंकर का सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के थ्रू बैंकर ने कोई प्रोजेक्ट ऑक्शन कर दिया, तो हम्म। कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी नहीं है कि भाई जो नया प्रमोटर आया है उसको हर चीज मिल सके। हम्म। तो वो एक चीज है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जिसके वजह से जो अटके हुए प्रोजेक्ट है उसको, जो भी उसका इंचार्ज है या जो भी उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको सारा डेटा मिल सके। रेरा के पास क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है,
तो वो डेटा भी अगर मिल जाता है तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। दूसरा, रेरा में एक सेक्शन 8 करके है, जिसमें रेरा के पास पावर है कि वो प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर को दे सके। बट प्रैक्टिकली वो चीज हो नहीं रही है। अगर अपन आज पूरे देश पे भी देखें, तो आज हम्म। रेरा को आते आके उस 9 साल हो गए हैं। बिल्कुल। देश में 15 से भी कम प्रोजेक्ट है जो ये सेक्शन 8 के तहत होम बायर्स को दिए गए हो या किसी और बिल्डर को बना के होम बायर्स को दिए गए हो। तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग नहीं है। आज हम्म। गाइडलाइंस इतना क्लियर नहीं है कि दूसरा बिल्डर आएगा तो कैसे आएगा, क्या होगा, जैसे एनसीएलटी में जो प्राविधान दिए गए हैं। सिमिलरली अगर रेरा में सेक्शन 8 को स्ट्रेंथन किया जाए कि अगर कोई बिल्डर का हम्म। डिफॉल्ट हो रहा है, तो रेरा अथॉरिटी होम बायर्स एसोसिएशन या लेंडर्स एसोसिएशन या ऑक्शन करके, या जो होम बायर्स है उनको प्रोजेक्ट दे दे, फंडिंग अरेंज करा दे और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। आज कोई भी फाइनेंसर भी है या कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो कोई अटके हुए प्रोजेक्ट में आना नहीं चाहता, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल। हम्म। तो वो चीज का अगर एक बार क्लैरिटी आ जाता है तो काफी प्रॉब्लम्स है जो रिजॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा है कि हम्म। आज अपन एआई के जमाने में है, हम्म। बट डेटा एनालिटिक्स नहीं है। रेरा में क्वार्टरली रिपोर्ट का प्राविधान है, जो हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, बट काफी दूसरे में नहीं फॉलो हो रहा है। महाराष्ट्र में तो अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं भरते हो तो बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं। सो वहां पे तो बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, पर दूसरे स्टेट्स में इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो काफी डेवलपर्स हैं जो क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट फाइल नहीं करते तो रेरा को पता ही नहीं चलता है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। अगर हम्म। नेशनल एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें नेशनल के भी, महुआ के भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के थोड़े लोग हो और थोड़े स्टेट्स के हो, तो हम्म। उससे क्या होता है कि ये क्वार्टरली रिपोर्ट अगर आते हैं जिसपे एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट आता है, एक इंजीनियर का आता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आता है, तो उससे होम बायर्स को भी पता चलता है, दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। तो अर्ली स्टेज पे बोलता है ना वो प्रिवेंटिव मेजर, कि हम्म। प्रॉब्लम होने तक रुकना नहीं है। प्रॉब्लम आने वाला है वो पता चलता है तो उसको उधर ही रोक सकते हैं। तो वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स लेते तो है पर उसके बाद कुछ होता नहीं। तो अगर वो डेटा एनालिटिक्स से, एआई से, अगर बैक एंड पे एक मॉनिटरिंग कमिटी हो जो सारे प्रोजेक्ट के रिपोर्ट को जज करे, और पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल है कि ये उन्होंने हम्म। प्रॉमिस किया था, ये टाइमलाइंस थी, इतना उनके पास पैसा है, इतना पैसा आने वाला है, इतना अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो डेटा सारा है। पर वो डेटा को एनालाइज करके अगर अपन कर सकते हैं कि कोई बिल्डिंग स्लो बन रहा है एस्टिमेशन से, तो हम्म। अपने को हम्म। पता है कि भाई ये स्लो हो रहा है तो उसका ऑडिट करवाइए। तो वो तो फ्लैगिंग कर सकते हैं कि ये येलो है, ये ब्लू है, ये रेड है। तो हम्म। अपने को पता चलेगा कि प्रॉब्लम में आए उसके पहले अपने को, अगर वो प्रोजेक्ट का कुछ सॉल्यूशन लाना है कि दूसरे बिल्डर को लाना है, इन्वेस्टर को लाना है, सरकार को बीच में स्टेप इन करना है, तो वो सारे चीजें अर्ली करते हैं। और रेरा प्रोएक्टिव एक अथॉरिटी बन सकती है रेदर देन जस्ट अ प्रोसीजरल अथॉरिटी। तो मुझे लगता है कि ये तीन अगर चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है तो काफी सुधार होगा। आपने बहुत इन डिटेल समझाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या करने की जरूरत है ताकि दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए हम कह सकते हैं होम बायर्स हो या डेवलपर्स हो दोनों के लिए विन विन होता जाए। आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर समय से पहले ही हमें पता चल जाए कि भाई दिक्कत कहाँ हो रही है तो उसे सुलझाने में बहुत कम समय लगता है जबकि ये पूरे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से ज्यादा है कि वो आप इम्प्लीमेंट किया जाए। आप मुंबई में रहते हैं, मैं भी मुंबई में रहती हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट हाल फिलहाल एक टाइमर लगाते हैं। प्रोजेक्ट के बाहर वो एक टाइमर होता है कि भाई आज इस ये इतना दिन हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, इस दिन को डिलीवरी मिलने वाली है, इस दिन को ओसी मिलेगा, इस दिन को पोजीशन मिलेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखा है मुंबई के डेवलपर्स में बढ़ता दिख रहा है। फिर भी जब हम जानते हैं कि जहां पे दिक्कतें हो रही हैं, खास मुंबई नहीं, बाकी सारे राज्य हैं, क्या कोई जवाबदेही बनती है किसी की? क्या कोई अधिकारी है या जिन अधिकारियों को रिटायर्ड अधिकारी को जिनको हायर किया गया है रेरा के लिए, क्या वहाँ एफिशिएंसी की लैकिंग दिख रही है? क्या दिक्कतें हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं या क्या सुधारने की जरूरत है? सो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो मैं एक एक करके आइडेंटिफाई करता जरूर हूँ। जरूर। तो पहले जो आपने वो टाइमर का कहा,
हम्म। तो उससे थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। तो उससे मैंने एक बुक पढ़ी थी जहाँ पे उबर के बारे में कहा था कि हम्म। उबर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है, उसका शुरुआत कैसे हुआ था। तो उबर के जो फाउंडर थे वो टैक्सी की लाइन में खड़े थे। हम्म। और जैसे ही आपको पता है कि कोई भी जगह पे आप जब लाइन में खड़े रहते हो तो फ्रस्ट्रेशन होता है। आज आप एसबीआई के भी काउंटर पे जाते हो, लाइन रहती है तो फ्रस्ट्रेशन रहता है। एक टोकन नंबर आ जाता है तो आपको थोड़ा लगता है कि नहीं मेरा टोकन आएगा, फिर आप वेट करने को रेडी हो। हम्म। तो उन्होंने यही सोचा कि भाई अगर अपन कोई ऐसी ऐप बनाए जिससे अपने को टाइम पता चले कि कितना टाइम लगने वाला है, कहाँ पहुंची है वो गाड़ी। टैक्सी आ रही है तो पता है, पर अगर वो दिख रही है कि मैप पे कि टैक्सी 5 मिनट में आ रही है, 4 मिनट में आ रही है, तो अपना मतलब संतुलन रहता है। अपने को लगता है ठीक है, ट्रैफिक है, ये है, प्रॉब्लम्स, खाली कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वही बिल्कुल। लॉजिक अभी डेवलपर एज अ मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं। पहले क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होते हैं तो रिस्क होता है। अब बिल्कुल। रेरा ने एक टाइमलाइन तो दे दिया कि कब तक बिल्डिंग बनाओगे, तो आपने 4 साल डाल दिया। हम्म। बट वो 4 साल तक सब सोते हैं, फिर प्रॉब्लम आता है कि बिल्डिंग तो बना ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। तो अगर एक प्रोएक्टिव टाइमर लग जाता है बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के बाहर, तो रोज जो प्रोजेक्ट्स में आते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उनके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के ओनर्स हो, इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट हो, डेवलपर के लोग हैं, सबको घड़ी दिख रही है कि हमने ये करेक्ट। प्रॉमिस किया है, ये टाइम पे ये चीज डिलीवर करनी है। और हम्म। स्टेक होल्डर को भी पता है, जो कंज्यूमर भी है उसको भी पता है कि मैंने एक एग्रीमेंट फॉर सेल साइन किया है जिसमें 4 साल की टाइमलाइन है या 3 साल की टाइमलाइन है, या जो मैंने रेरा पे देखा है कि 4 साल की टाइमलाइन है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डेवलपर ने 4 साल बोले और 2.5 साल के बाद वो स्टेक होल्डर या कस्टमर आके बोलता रहे कि अरे बिल्डिंग बना नहीं। तो वो घड़ी बिल्कुल। सबके लिए है कि सबको पता चलेगा कि ये दिन पे हमने प्रॉमिस किया था। और वो प्रॉमिस के सामने रिपोर्ट्स है, जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया बिल्कुल। था। तो उसमें आपको टाइमलाइंस दिख रही है कि भाई मेरा बिल्डिंग अगर 20 माले का है, तो अगर उसको 3 साल लग रहे हैं तो पहले 2 साल में मेरा बाहर का जो ढांचा है वो कंप्लीट होगा, लास्ट 1 ईयर में फिनिशिंग होगा। तो कोई भी आदमी उसको मेजर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। एंड एक मानसिक वो रहता है, तसल्ली रहती है कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है। तो मिलेगा। उनको भी जब डेवलपर हाँ। से पेमेंट का वो आता है, तो वो आता है कि भाई डेवलपर ने पेमेंट मांगा है, देन वो खुशी खुशी पेमेंट भी दे देता है। बिकॉज उसको पता है कि ट्रैक वो हो रहा है, तो वो मैंडेटरी हम्म। नहीं है, वो वॉलेंटरीली है। बट सारे लोग वो फॉलो करते हैं। जो मैंडेटरी जो लगती है वो टेम्परेचर और एयर प्योरिफिकेशन का जो है, एयर क्वालिटी मेजरमेंट, वो पार्ट मैंडेटरी है। बट ओसी का जो डेट वाला है वो वॉलेंटरीली है। बट डेफिनेटली। बाकी स्टेट्स को भी ये चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा कोविड का एक समय था, तब सबके पास एक एक्सक्यूज था कि भाई आपकी टाइमलाइन 4 साल से थोड़ी बढ़ती दिखेगी, तो रेरा भी उसमें फिजिबल था कि भाई ठीक है थोड़ा और बढ़ेगा, और जो होम बायर थे उनको भी पता था कि इस समय में बिल्कुल काम नहीं हुआ है, तो उतना समय लग जाएगा। आपने पहले भी आगे बताया कि आपने उस दिन आपकी बैठक थी नरेगा की, और आपने बैठ के हाउसिंग मिनिस्टर के साथ सबके साथ एक बातचीत की है। लेकिन क्या सभी स्टेक होल्डर्स हो, करड़ाई हो, नरेड़ हो, उन लोगों को मिलके ऐसी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं करनी लेनी चाहिए ताकि वो फास्ट ट्रैक हो सके? क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, इसका मतलब पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है। रेरा क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या लूपहोल्स है, सब अब सब जगह इसकी चर्चा हो रही है जो घर खरीदना चाहते हैं। तो क्या इस पे जल्द ही दोनों, हम नरेट को या क्रेडाई की बात करें, इनको जल्द ही आगे स्टेप फॉरवर्ड लेके कुछ ना कुछ जल्द तय करना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। और इनफैक्ट हमारा जो कॉन्क्लेव था उसमें काफी स्टेट्स के रेरा के चेयरमैन्स भी आए हुए थे, हम लोग ने उनसे भी बातचीत की। एंड मुझे एक बताते हुए खुशी हो रही है कि हर स्टेट के जो चेयरमैन आए थे रेरा के, उन्होंने भी ये चीज को पॉजिटिवली एक्नॉलेज किया कि दिक्कत है, और उसके ऊपर सुधार का काम उन्होंने भी चालू कर दिया है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज किया फिर अमेंडमेंट लाया। तो हम्म। इंटरनली आप देखते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके जड़ तक जाना जरूरी है। अपन कोई एक ही चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और आप देखेंगे रेरा की वेबसाइट पे, वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या अन्य कोई भी प्रदेश हो, तो उसमें नोटिफिकेशंस आप देखेंगे तो वो आते ही रहते हैं। हर पीरियोडिक टाइम पे बदलाव आते रहते हैं, सुधार आते रहते हैं। सो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बैंडविथ इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है कि रेरा में जो लोग काम करते हैं
तो वो आते कैसे हैं? हम्म। दे आर आइदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं। तो वो लोग जनरलिस्ट हैं, हम्म। उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट से लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरे स्टेट से आया या महाराष्ट्र में ही कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है। अब हम्म। जैसे बॉम्बे में रीडेवलपमेंट बहुत आम बात है, हर तीसरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो रहा है। बट आप दूसरे कोई जगह पे जाएंगे तो वहां पे रीडेवलपमेंट कॉमन नहीं है, बिकॉज वहां पे लैंड अवेलेबल है। तो वहां पे जो रीडेवलपमेंट रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, अब बॉम्बे में देखेंगे तो लैंड माडा का है या लैंड स्लम का होता है या एमएमआरडीए का होता है, दे आर द लैंड ओनर्स। उसके ऊपर एक सोसाइटी बनी हुई होती है, वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट होती है तो उसमें एग्जिस्टिंग लैंड ओनर्स होते हैं। उसमें सोसाइटी में बाजू में किसी का प्राइवेट प्लॉट है तो वो बंगलों को क्लब करना होता है, हम्म। और फिर एक हम्म। डेवलपर आके उसको कंस्ट्रक्ट करता है। तो स्टेक होल्डर्स इतने सारे हो जाते हैं। तो अभी ये सिचुएशन में अगर आप दूसरे किसी जगह पे देखोगे तो वहां पे सिंपल वेनिला होता है कि लैंड है, बिल्डिंग है, बनाना है तो दो जन मिलके बना लेते हैं, लैंड ओनर और डेवलपर मिलके बना लेते हैं। हम्म। बट काफी सारे जगह पे स्पेसिफिक इश्यूज रहते हैं। तो जो रेरा के लोग हैं वो शायद टेक्निकली, हर ऑफिसर इतना टेक्निकली साउंड नहीं होता है, तो उनको कभी कभार समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तो क्या नहीं समझ। रियल एस्टेट से कोई बंदा या कोई टेक्निकल पर्सन उसका मेंबर नहीं होता? होते हैं, होते हैं। हम्म। वही मैं बोल रहा हूँ, पर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम होते हैं। कम होते हैं। जैसे अभी आप बॉम्बे में ही देखेंगे तो इतने बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो साथ में ही उनके अप्रूवल के लिए भी जाते हैं। रेरा का टाइमलाइन है कि एप्लीकेशन करते ही आपको 1 महीने में अप्रूव करना है, तो वो 4 टेबल के थ्रू होते हुए जाता है। तो कभी ओके। कभार कोई जगह पे अगर कोई चीजें अटक जाती है तो ऑफिसर क्वेरी निकालते हैं कि मेरे को ये चीज समझाओ। तो उनको हम्म। समझाने के लिए फिर उनकी अपॉइंटमेंट लो, उनको समझाने जाओ, तो टाइम निकल जाता है। तो जो चीज 1 महीने में होनी चाहिए थी वो उसके लिए 3 महीने लग जाते हैं। वो 28वें दिन पे ऑफिसर बोलते हैं कि मेरे को ये चीज नहीं समझा, क्योंकि 30 दिन में कंप्लीट करना है, टाइमलाइंस तो है। हम्म। इधर उनको यस करना है या नो करना है। यस करेंगे बिना समझे तो भी प्रॉब्लम है, तो वो नो करते हैं या वो होल्ड पे डालते हैं कि मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करो, विच कंज्यूम्स टाइम। और जैसे अभी बॉम्बे में रेरा की ऑफिस है, पुणे में नहीं है, पुणे जैसे बड़े शहर में भी ऑफिस नहीं है, ओह। तो उनको फिर बॉम्बे आना पड़ेगा मिलने के लिए। जूम पे समझा सकते हैं, बट अगर आपको लेआउट समझाना है, कोई हम्म। 80 एकड़ का लेआउट है, कोई 40 एकड़ का लेआउट है, बॉम्बे के बाहर तो बड़े लेआउट्स होते हैं, तो वो समझाने के लिए प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं। किसी में से कोई रिवर पास हो रही है, किसी में कोई डिफेंस का लैंड आता है, तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो समझाने के लिए कभी कभार पर्सनल मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कभी कभार टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जनरलिस्ट ऑफिसर्स के पास नहीं होती है, तो वो जाके स्पेसिफिक ऑफिसर को समझाना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो अगर अपन कोई ऐसी मैकेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई प्लानिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है, देन रेरा शुड नॉट गो इन डिटेल्स। कभी कभार क्या करते हैं अधिकारी लोग, अपना जो जुरिडिक्शन रहता है उससे ज्यादा डिटेल में जाने लगते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए कि अगर आपको प्लानिंग अथॉरिटी ने अगर परमिशन दे दिया है, वो अप्रूवल आ चुका है, तो हमारा काम इतना ही है कि अप्रूवल है कि नहीं चेक करना है। दे डोंट हैव टू बिकम द प्लानिंग डिपार्टमेंट अथॉरिटी। तो वो ओके। चीज भी समझना चाहिए। तो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, कौन सी चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। तो अगर एक टेक्निकल, अगर टीम बढ़ जाती है, रेरा की इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, टीम बेटर होगी, तो आई थिंक काफी सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा कौन? किसके पास ये अथॉरिटी है रेरा के एक्ट में बदलाव करने की, या फिर उसमें जो सुधार करने की अब जरूरत जो आन पड़ी है वो करेगा कौन? करेगी तो सरकार ही, पर सरकार एक्सपेक्ट करती है जैसे रिडाई से, नरेडको से, आई फॉर रेरा से, और उनके जो कंसल्टेंटों की टीम है, तो रेगुलर बेसिस पे हमारी बातचीत होती है, रिकमेंडेशन जाते हैं, चर्चा होती है, बिकॉज स्टेक होल्डर्स इतने ज्यादा है। हम्म। तो एक कॉमन पॉइंट पे आना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सब स्टेक होल्डर्स के प्रॉब्लम अलग है। अब नरेट को है तो वो डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, कोई ग्राम पंचायत से होगा तो वो उनका सोचेगा, कोई होम बायर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनका सोचते हैं। तो सबका व्यू पॉइंट अलग है और सबको चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो। हम्म। तो वो चीज की वजह से थोड़ी टाइम लग रहा है, बट आई बिलीव ड्यू कोर्स वो हो जाना चाहिए। सरकार भी प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रही है, हम सब लोग भी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जल्दी हो जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद आई थिंक इसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा और जल्दी रिफॉर्म्स आएंगे। तो अब
लीगल से है और आप नरेडको में भी कंप्लायंस कमेटी के चेयरमैन हैं। तो क्या मुझे सही में बताइए, सही में क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस एज़ पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपर्स, क्या सही में ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि शायद कोई आम होम बायर हो, उसको वो समझ में ना पाए, लेकिन क्या जेन्युइन ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ताकि वो डिले हो जाए, या फिर कोई जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े भी कर सकता है? अ, मैडम, अभी रेरा आने के बाद तो कोई जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करने का सवाल नहीं आता है। पहले रेरा के पहले क्या होता था कि जो डेवलपर्स होते थे वो एक प्रोजेक्ट का पैसा लेके दूसरे प्रोजेक्ट में हुँ, तीसरे प्रोजेक्ट में डालते थे। तो वो वजह से जो पैसा लिया है वो टाइम पे पूरा नहीं होता था। हुँ, फिर उसके लिए आपको रीजंस मिल जाते थे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। रेरा आने के बाद वो दिक्कतें बहुत कम हो गई है, बिकॉज आपने टाइमलाइंस पहले से बना दी। और बहुत अच्छी बात जो रेरा ने किया है वो एक डेजिग्नेटेड अकाउंट रखा है कि जो पैसा आएगा वो 70% डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाएगा, 30% आप यूज कर सकते हो। तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी प्रोजेक्ट में एवरेज 30% होती है, तो उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। बट बाकी का पैसा तो आपका फ्रीज हो जाएगा, या प्रोजेक्ट में ही लगा है हुँ, तो वो पैसा आप निकाल नहीं सकते हो। तो इंटरेस्ट अलाइंड हो जाता है। डेवलपर को भी जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करना है ताकि वो पैसे निकाल सके, सरप्लस मनी अगर उसका है प्रॉफिटेबिलिटी। और होम बायर को भी चाहिए जल्दी मिले। तो रेरा के आने के बाद वो इंटरेस्ट अलाइंड हो गए, दोनों को चाहिए प्रोजेक्ट जल्दी मिले, बिकॉज डेवलपर को हुँ, भी पैसे नहीं मिल रहे। बट ये बात बिल्कुल। भी सच है कि अप्रूवल्स कंप्लायंसेस में बहुत टाइम लग रहा है। आज बॉम्बे में आपको अगर एक 15-16 माले का बिल्डिंग बनाना हो तो 36 डिपार्टमेंट में जाके आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हर हुँ, डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट है, तो कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। तो बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। दिक्कत लग जाती है, ब्यूरोक्रेटिक है, टाइम कंज्यूमिंग है। और सब अपनी जगह पे सही है, बिकॉज सबको चाहिए। अगर आप चीफ फायर ऑफिसर की परमिशन की बात करते हो तो उनको तो देखना पड़ेगा कि कल को कोई इवेंचुअलिटी हो गई, क्योंकि हुँ, प्रॉब्लम हुँ, होता है दैट दे बिकम द सॉफ्ट टारगेट। कहीं पे कुछ इश्यू आता है तो बोलते हैं आपने परमिशन दी, कौन से ऑफिसर था जिसने परमिशन दी। सो दे हैव टू ऑल्सो सी के कंप्लायंस बराबर हो रहा है कि नहीं। एंड डेवलपर्स विल ऑल्सो फील के यार इसमें टाइम लग रहा है। तो हुँ, दोनों चीजें हैं। कभी कभार डेवलपर्स भी प्रिपेयर्ड नहीं होते, अप्लाई करने के लिए कर देते, देन दे रियलाइज कि ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो दोनों तरीके से है कि डेवलपर्स को भी प्रॉपर कंसल्टेंट्स रखने चाहिए हर चीज के लिए। और टेक्निकल एक्सपर्ट जिसको हर चीज पता हो, तो फायर वाला है तो फायर कंसल्टेंट होने चाहिए आपके पास। डिटेल्ड में डिजाइनिंग आर्किटेक्ट के साथ लाइजनिंग आर्किटेक्ट होते हैं। तो हर चीज का माइन्यूट पेपर वर्क करके आप प्रेजेंट करो जिससे प्रॉब्लम नहीं आए। तो वो प्रिपरेशन करके जाते हैं तो वो डेवलपर्स को प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप देखते हो तो कहीं डेवलपर्स जो बड़े स्केल के डेवलपर्स हैं हुँ, उनको प्रॉब्लम इतनी नहीं आती, छोटे डेवलपर्स को प्रॉब्लम आती है। तो छोटे डेवलपर्स का क्या है कि कैलकुलेशन बहुत बेसिक रहता है, बिकॉज हुँ, एक्सपीरियंस कम रहता है, तो विदाउट प्रिपरेशन कर लेते हैं, देन दे ब्लेम द डिपार्टमेंट एंड एवरीबडी। तो दोनों बिल्कुल। तरीके से। जैसे आपने कहा, वैसे हमने देखा रेरा जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत छोटे जो डेवलपर्स थे वो मार्केट से वाइप आउट हो ही गए हैं। काफ़ी कम प्लेयर्स अभी रह गए हैं। लेकिन जैसे अब बात छिड़ी है तो मुझे जानना है, क्योंकि मुंबई की जैसे आपने बात की, रीडेवलपमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रीडेवलपमेंट में भी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको रेरा का सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों? उनको भी, वो भी वहाँ पे एक ओनर ही हैं, तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए रेरा से? ताकि अगर उनको भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो किसी के पास तो जा सके। सो मेरा ये मानना है कि 100% उनको मिलना चाहिए। आज के तारीख में उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो हुँ, जो होम बायर्स है उनको अलॉटीज में नहीं गिना जाता है। हम लोग ने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया है जो एक्नॉलेज भी हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जो रीडेवलपमेंट वाले होम बायर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको भी अलॉटी का दर्जा मिलेगा। बट आज के तारीख पे उनके पास अलॉटी का दर्जा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि वो रेरा में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी अलग अलग आती है। हुँ, बिकॉज दे हुँ, आर ऑल्सो द लैंड ओनर्स बिल्कुल। एंड हुँ, दे आर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। एंड सोसाइटी इज ऑल्सो अ प्रमोटर बीइंग अ लैंड ओनर। तो वो भी तकलीफ हुँ, आती है कि एक साइड पे आप ही प्रमोटर हो। तो प्रमोटर को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो डेवलपर को अपन प्रमोटर गिनते हैं बट लैंड ओनर इज ऑल्सो अ प्रमोटर। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर स्टेट के प्रॉब्लम्स अलग है। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपका होता है तो लैंड ओनर खुद ही एज अ फ्लैट बायर बन के होम बायर में जाएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, कि ये तो लैंड ओनर है, खुद का ही प्रोजेक्ट है, तो वो हुँ, रेरा में क्यों जा रहे हो, उसके पास तो
कोर्ट्स अवेलेबल है फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट। बट जब सोसाइटी आती है, देन वी थिंक अबाउट होम बायर्स। बट इफ यू सी फ्रॉम अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव, वो लोग ही लैंड ओनर है। तो इट्स अ अच्छा। कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टनर्स, सो दे आर पार्टनर्स। तो जैसे लॉ बनाया गया था, ये सोच के बनाया गया था कि लैंड ओनर पार्टनर है। अब चूंकि बहुत सारे लैंड ओनर है, वो यूनिटी नहीं है, होम बायर्स को लेफ्ट आउट फील करा दिया जाता है। बट हम्म। ऑफ कोर्स योर पॉइंट इज बैंग ऑन। और होम बायर्स को अलॉटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, बिकॉज हमारा बात डिटेल में हुआ है एंड काफी सारे स्टेक होल्डर्स है, सबका यही मानना है। पर उसको प्रोसीजरली कैसे अपने को डालना है वो भी जरूरी है। बिकॉज बिल्कुल। कोई भी चीज का ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में अपने को लगता है कि ये चीज हो जानी चाहिए तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज ना हो। उसका इंटरप्रिटेशन किधर आ रहा है, क्या आ रहा है, बिकॉज एक लैंड ओनर को आप अलग ट्रीट करोगे, दूसरे लैंड ओनर को आप अलग ट्रीट नहीं कर सकते। तो आज बिल्कुल। अपन मेंबर्स है, तो दे आर नॉट होम बायर्स, दे आर एग्जिस्टिंग मेंबर्स। तो दे आर ऑल्सो द लैंड ओनर्स, तो वी हैव टू सी द लार्जर ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड ओनर एंड हम्म। अकॉर्डिंगली डू इट। तो विश करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बात छिड़ी है तो अब दूर तक जाएगी। तो डेफिनेटली विश करेंगे कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन अगर आपके हाथ में अगर वो पावर हो तो क्या 3 चेंजेस आप करना चाहेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहेंगे ताकि रेरा में थोड़ा सुधार हो सके? सो पहला चेंज मैं ये करना चाहूंगा कि जो प्रावधान बने हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए। मैं ये मानता हूं कि रेरा बहुत अच्छा लॉ है, पर हम्म। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है somehow। आज रेरा से ऑर्डर तो आ भी जाता है, पर ऑर्डर आने के बाद एनफोर्स नहीं हो पाता है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है रेरा में आज के तारीख पे, एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम्म। अगर ये चीज हो जाती है तो 70% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो लॉ में लिखा है अपने को वही करना है। सेकंड जो आ रहा है, वो आ रहा है कि आज जो पेनल्टी लग रही है डेवलपर को, बट रेरा के एंड से डिले होता है तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होना चाहिए वो खाली कस्टमर के ऊपर है। जैसे आज अगर डेवलपर रजिस्टर करता है, तो डेवलपर इज अ कस्टमर, इज पेइंग अ सर्विस फी टू द अथॉरिटी। तो आज अगर उसने डिले किया तो उसको पेनल्टी है, हम्म। उसने टाइमलाइंस कंप्लाई नहीं किया तो उसको पेनल्टी है। बट रेरा से अगर डिले हो रहा है तो कुछ नहीं होता है। तो आई एम सेइंग officers also should be accountable. I am not saying we have to blame them, but there has to be some accountability on the other side also. The third part is reforms in section 8। सेक्शन 8 जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है या डिले हो जाता है, तो रेरा के पास ये प्रावधान है कि वो होम बायर्स को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या दूसरे कोई बिल्डर से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सकते हैं। इधर पूरा प्रोजेक्ट दे के या कॉन्ट्रेक्चुअली दे के भी कंप्लीट करा के वो कर सकते हैं। बट उसके ऊपर ब्रॉडर टाइप डिस्कशन हुआ है, डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है। उसका डिटेल चीजें एक्ट में नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर वो भी आ जाता है तो काफी सारे प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड है उसको एक्टिवेट करके कंप्लीट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो तो ये विश करते 3 हैं। सजेशन ये रहेंगे आपने मेरे। बहुत अच्छा सजेशन दिया, क्योंकि मुंबई में भी हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो आज भी आधे बन के खड़े हैं। बड़े डेवलपर्स लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास उस प्रोजेक्ट की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो ले नहीं पाते हैं। तो जो बंदा इतने पूरे जीवन का पूरी पूंजी जो लगा देता है घर में, वो पूरी जिंदगी यही वेट करता रह जाता है कि अब ये मुझे घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, सेक्शन 8 जो है उस पे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और सबसे बात आपने अच्छी कही कि जो रूल्स बने हैं उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और रेरा की भी जवाबदेही बनती ही है कि अगर उनसे अगर कुछ देरी हो जाती है आगे बढ़ाने में प्रोसेस, तो वो उनको भी जवाब देना जरूरी बन जाता है। देखने जाए तो हर एक की जवाबदेही है, हर एक की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कहने जाए ना, अगर एक मैं होम बायर के पर्सपेक्टिव से देखने जाऊं तो मेरी तो पूरी पूंजी उसमें लगी हुई है। तो एज एन होम बायर आज मुझे क्या समझना चाहिए इस पूरे विवाद से, और कब तक रिलीफ होगा? सो कोई भी होम बायर जो कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना घर ले रहा है, तो उसको पहले तो रेरा की वेबसाइट पे जाना चाहिए, उसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। अगर उनके उसमें इतना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक कंसल्टेंट या लॉयर या सीए के पास जाना चाहिए। उनसे समझना चाहिए कि ये डेवलपर की हिस्ट्री क्या है।
लीगल प्रोटेक्शन जितना जरूरी है, कमर्शियल प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी है। कोई चीजें पेपर पे बहुत अच्छी दिखती है, आपको ब्रोशर पे सब बहुत चीज अच्छी दिखती है, हम्म। पर रेरा पे आप देखेंगे कि उनके ही दूसरे प्रोजेक्ट्स कितने हैं, वही डेवलपर के, उसका टाइमलाइंस उन्होंने किया है कि नहीं। तो थोड़ा कमर्शियल प्रूडेंस भी होना जरूरी है, कि पास्ट डिलीवरी कितने की है, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो वो कैसे बने हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे भी देखना चाहिए। और उन्होंने जो एग्रीमेंट रेरा पे अपलोड किया है वो चीज देखना चाहिए, जो एग्रीमेंट फॉर सेल है, जैसे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, उसमें एक मॉडल फॉर्मेट है, और अगर अपन मॉडल फॉर्मेट से डिविएट करते हैं तो एक डिविएशन रिपोर्ट रेरा पे अपलोड होता है। तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये डेवलपर ने कौन से ऐसे क्लॉजेस डाले हैं जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट में नहीं होते हैं। हम्म। तो अगर अपने को लगता है कि कोई क्लॉज ड्रैकोनियन है या हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो चीज के लिए डेवलपर से निगोशिएट कर सकते हैं, वो चीजें निकलवा सकते हैं। और कमर्शियली ठीक नहीं लगे तो फिर वो प्रोजेक्ट अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आप जागरूक होम बायर हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। हासिल जी ने बहुत डिटेल में सारा समझाया, वो आप म महाराष्ट्र में हो या देश के किसी भी राज्य में हो, ये एक नियम आपको फ़ॉलो करने हैं। अगर आपके हार्ड अर्न्ड मनी इसमें लगी हुई है, तो आपको थोड़ा रिसर्च तो ज़रूर बनता है, ताकि आपका मनी सेफ रहे, आपके पैसे सेफ रहें और आपके सपनों का घर हो या कोई प्रॉपर्टी हो, आपको मिल जाए। हासिल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतनी इन डिटेल चर्चा की, इन डिटेल सारा लोगों के सामने रखा, ताकि क्या लूप होल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद इतना हमें जानने को मिल जाए तो आगे का रास्ता भी काफी क्लियर हो जाए, और होपफुली नरेटकोर और क्रेडाई आगे मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द लाएंगे, ऐसी अपेक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू।